गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 21 दिसंबर के महत्वपूर्ण डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को देखेंगे, जिसमें आप लोगों के लिए पीआईबी, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और पीटीआई से न्यूज़ को कवर किया गया है। यह जो न्यूज़ होगा आपके लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज चर्चा करते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन सा शामिल किया गया। तो प्रीलिम्स फैक्ट के तौर पर हम देखेंगे, केंद्रीय योजनाओं से कमजोर हो रहा है सहकारी संघवाद। यह पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों जगह आपको कवर किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यह इस टॉपिक को हम इस नजरिए से देखेंगे। दूसरे टॉपिक पे आएंगे, चीन सीमा पर भारत तैनात करेगा वज्र। तो वज्र क्या है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण पीटी फैक्ट को देखेंगे। तीसरा टॉपिक है, सिर्फ 773 ने लौटाया पीएम स्वनिधि योजना का तीसरा लोन। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह योजना जो लागू की गई, यह पीटी फैक्ट में आपसे यहाँ से प्रश्न पीवाईक्यू के तौर पर पूछा गया है। और साथ साथ एक हम केस स्टडी यहाँ से देखेंगे, केस स्टडी के तौर पर कि इस प्रकार की योजनाओं को किस प्रकार से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। तीसरे टॉपिक पर आएंगे, चीन ने सुपरसोनिक जेट का परीक्षण किया है। तो यह क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा या परिवहन के क्षेत्र में, तो और जो तीव्रतम गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की संकल्पना जो बनाए हुए, उसमें यह कॉन्सेप्ट कैसे कारगर होगा, तो इसे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, जीएसटी परिषद की बैठक हो रही है, तो इस तरीके से यह संरचना इसकी है, इसकी क्या वर्तमान मांगे है, सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, जब मेंस की टॉपिक पर हम देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत अमेरिका रक्षा संबंध मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पेंटागन का के दरमियान से वहाँ बातें निकली हैं। तो यह भारत अमेरिकी रिश्ते को कैसे वर्तमान स्वरूप में देख रही है, भविष्य के इसके गत क्या है, तो हम इन सभी पहलुओं पर चर्चा मेंस फैक्ट पर करेंगे। और देखिए, चरम पर शत्रुता की राजनीति चल रही है, तो यह देखिए कुछ यहाँ संसदीय मान्यताओं की बात होगी। किस तरीके से परंपरागत नीतियां अपनाई गई, जिसके आधार पर संसदीय सर्वोच्चता बनी रही, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, ऐसे में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक, अहंकार की परतें। तो किस प्रकार से हमारे अहम में, जो हमारे मन में अहंकार का परत आता है, तो किस प्रकार से चीजें बदलती हैं, उससे समायोजित तंत्र कैसे प्रभावित होता है, इसके हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है, उसके दो बैच चलाए जा रहे हैं, एक प्राइम बैच और एक बेसिक बैच। तो प्राइम बैच में आपको डेली पीपीटी उपलब्ध कराया जाएगा, डेली क्लास नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा, डीएमपी डेली न्यूज मेंस आंसर राइटिंग जो है, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें आप जो बैच ये प्राइम बैच लेंगे उन सभी अभ्यर्थियों के लिए रहेगा। सभी के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट अलॉट किए जाते हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ एक फॉर्मेट आपको दिया जाएगा, मेंस का जो क्वेश्चंस होगा उसका भी एक इंट्रो फॉर्मेट दिया है, ताकि आपको उससे संबंधित चीज़ों में, मेंस आंसर राइटिंग लिखने में आपको परेशानियां ना हो, तो इसके लिए आपको यह उपलब्ध कराया जाएगा। और वही बेसिक बेस की बात करें तो केवल आपको डेली पीपीटी उपलब्ध कराया जाएगा, जो क्लास के कुछ ही घंटों के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध कराया जाए। तो टेलीग्राम चैनल आप युक्ति है इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक उपलब्ध कराए जाते हैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा, हमें इसी लोगों के साथ आप पाइएगा, तो आप वहाँ पर हमें ज्वाइन करके इसका पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, इसका फी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। पहले हम लोग बीएससी रेट, इसका बेस प्राइस रखे हुए हैं 999 पर। ऑफर अभी चल रहा है, जिसमें आपको केवल 599 प्लस टैक्स कुछ से लिए जाते हैं, वो आपको उपलब्ध कराने होंगे। उसके साथ ही आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइम बैच के लिए आप इसे स्कैन करिएगा, वहाँ तक पहुँच जाइएगा। बेसिक बैच की बात करें, यह 599 इसका प्राइस रेट था, पर वर्तमान में यह फ्री चल रहा है। तो इसमें चीज़ें आप अवेलेबल आपको 12 मंथ के वैलिडिटी के साथ होगा। तो आप इसे जरूर एक बार जरूर देखिए। अपने आइडियोलॉजी को अगर नए तरीके से सोचने और डेवलप करने का प्रयास करना चाहते हैं, तो आंसर राइटिंग में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके अलावा आपकी चीज़ें आप बहुत सी चीज़ करिएगा, पर हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको एक अग्रिम स्थान लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बहुत से जो पास आउट स्टूडेंट उनका व्यू देख सकते हैं, उनके कॉपियों को देख सकते हैं, लगातार इससे लाभ मिल रहा है।
चलिए कुछ चीज़ें हैं क्लियर कर लिए। डीएमपी क्या है, तो डीएमपी में बेसिक कुछ है नहीं, बस क्या है, डेली मेंस प्रैक्टिस आपको कराने के लिए एक क्वेश्चन उपलब्ध कराया जाता है जो आपको ऐप पर उपलब्ध है, जो प्राइम बैच के लिए उपलब्ध होता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपको बेसिक बैच के लिए उपलब्ध होते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं अपने घर में ही प्रैक्टिस करने का, पर जो 1 बाय 1 सेशन रखाएगा डॉट सॉल्विंग सेशन का और बुक कॉपी रिव्यू करने का, वो प्राइम बैच को ही उपलब्ध कराया जाएगा। 1-to-1 मेंटरशिप क्या है, इसमें सिर्फ प्राइम बैच के लिए उपलब्ध कराया गया है। उत्तर लेखन में सहायता कराया जाएगा, साथ ही डीएमपी का मूल्यांकन उपलब्ध कराया जाएगा, उत्तर मॉडल आपको दिया जाएगा। तो ये सब सारे फैक्ट आपको प्राइम बैच के स्टूडेंट को ही प्राप्त होगा, जिसने आपको हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो बैच परचेज करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त आज का जो टॉपिक है उससे पहले आप कुछ चीज़ें को करने की आवश्यकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है सपोर्ट करना। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों जगह आप हमें सर्च कर सकते, जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। चलिए आगे बात करेंगे कुछ प्रीलिम्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो सबसे पहले देखिए, यह जो टॉपिक है आपको प्रीलिम्स मेंस और प्लस इंटरव्यू के लिए भी यह क्या होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए सहकारी संघवाद जैसे ही चर्चा आता है ना, तो यहाँ पर शासन की बात होगी, शासन की बात होगी, प्रशासन की बात होगी, और जो संबद्ध सेवा आपूर्ति करने वाले, सेवा आपूर्ति करने वाले जो संस्थाएं हैं उनकी बात होगी। सीधा सा अर्थ यही समझिएगा, तीन बेसिक चीजें बात होगी। शासन में तीनों आपको आएंगे, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका आएगा। यहाँ पर ध्यान रखें, प्रशासन जो हम से प्रशासन जो उपलब्ध करा रहे हैं ना सेवा, उसके लिए जो तंत्र विकसित किए गए हैं उसकी बात होती है। और सेवा की आपूर्ति जो हम कर रहे हैं, संस्थाएं जो कर रही है, जैसे बहुत सी संस्थाएं होगी, जैसे फिक्की हो जाएगा, आपको नाबार्ड हो जाएगा, आपको सेबी हो जाए, आरबीआई होगा, इस तरीके से जो सेवाएं आपूर्ति करने की जो संस्थाएं, उसके संदर्भ में बात होगी। इसके बीच तालमेल कैसे बन रही है, तालमेल किस रूप से गठित किए गए हैं, इसके बारे में चर्चा की जाती है। सिंपल सा अर्थ केवल सहकारी संघवाद शासन के तंत्र के साथ जोड़ के नहीं देखना, अर्थात विधायिका कार्यपालिका के बीच संबंध कैसा है, या विधायिका विधायिका केंद्र की विधायिका राज्य की विधायिका के साथ कैसा संबंध है, ये केवल चर्चा नहीं होता, यह नेरो माइंडसेट है। अगर वृहद हम बात करें तो सभी समग्र भारत में जितने, भारत के अंदर जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी प्रतिबद्ध सेवा आपूर्ति की संस्थाएं हैं, वो आपको इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यहीं पे एक बात उभर कर सामने आई है कि केंद्र की सरकार बड़ी बड़ी वित्तीय योजनाएं सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है, क्योंकि इसने राज्यों के खर्च करने की आज़ादी पर असर पड़ता है। ये निगेटिव कॉन्सेप्ट के संदर्भ में बातें हो रही है, पर यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझेंगे पहले, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। देखिए आरबीआई ने राज्यों के बजट पर जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बात कही है। अब यह केंद्रीय बैंक ने राज्यों की वित्तीय स्थिरता की सुधार की बात कही है, लेकिन इसे पहली बार केंद्रीय पोषित आर्थिक योजनाएं दूरगामी वित्तीय दुष्परिणामों की बात करता है। अर्थात आरबीआई अपने रिपोर्ट में यह बात कह रहा है ना कि वित्तीय जो हम लोग लेन देन करते हैं, वित्तीय लेन देन या वित्तीय अनुशासन हम जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुशासन। तो यह अनुशासन और केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान होना चाहिए। केंद्र अगर राज्यों को दे रहा है, राज्यों को दे रहा है, राज्य या राज्य एक से अधिक राज्यों को दे रहा है, राज्यों को दे रहा है, तो सभी के साथ समान व्यवहार बरतने की आवश्यकता है, यह बात बोल रहा। अर्थात संघवादी प्रवृत्ति होनी चाहिए, छोटे छोटे राज्यों के लिए भी, बड़े बड़े राज्यों के लिए भी, छोटे बड़े राज्यों के लिए, छोटे बड़े राज्यों के लिए भी, या एक पार्टी वाले राज्य, जैसे केंद्र में जो पार्टियां होंगी, अन्य राज्यों में पार्टियां होंगी, सेम पार्टी, उनके लिए भी, और केंद्र में अलग पार्टी, राज्य में अलग पार्टी वाले जो राज्य हैं उनके साथ भी। तो आपको वित्तीय अनुशासन आरबीआई को प्रशासन में सेवा की आपूर्ति के संदर्भ में देनी चाहिए, ऐसी बातें इससे निकल कर आती है। तो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पर, मेंस में और इंटरव्यू में, कि क्या वर्तमान में आपको यह दिख रहा है कि वित्तीय जो अनुशासन है वहां पर संघवादी प्रवृत्तियों का अनुपालन नहीं हो रहा। तो उसके लिए कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट आपको देने होंगे इसी पेपर कटिंग से, जहां पर आरबीआई के रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा। और यह सरकारी संस्था है, तो इसकी बातों को आपको ऑथेंटिकाइज रूप से आपको तथ्यों की क्या करना होगा, जस्टिफिकेशन भी करना होगा, ये याद रखिएगा। तो आरबीआई रिपोर्ट में कहता है कि ना, कोई भी स्पष्ट तौर पर बोलता नहीं है इस संबंध में, केंद्र सभी राज्य महसूस करते हैं पर कोई स्पष्ट तौर पर बोल नहीं रहा।
अब इस समय केंद्र पोषित स्कीमों, जिस जो सेंट्रल स्टेलाइज जो स्कीम होता है, उसकी संख्या कितनी है? 75 है। कितना? CSS जो स्कीम है उसकी 75 है, ध्यान रखिए। जबकि 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक जो समूह की सिफारिशों के आधार पर 28 स्कीमों की मंजूरी दी। उप समूहों ने CSC की संख्या सूरत 30 से अधिक ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात कहती है। अर्थात जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं ना, आपको 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए, पर वर्तमान में कितना? 75 ही। तो सोच के देखिएगा, यह राज्यों के हितों में जो वित्त पोषण होगा, उसके लिए केंद्र केंद्र क्या करेगा? सभी क्रेडिट ले लेगा, क्रेडिट लेगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो वित्तीय अनुशासन होना है, लोगों तक पहुंच स्थापित करने में राज्य की जो भूमिका होगी, जो राज्य शक्ति प्रदर्शन अपने करेगा सेवाओं की आपूर्ति करने में, वो केंद्र उसके बिहाफ में कर लेगा। तो यही बात इंट्रो में बात RBI के द्वारा बोली जा रही है, जो आपको बताई गई है कि 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। CSC संख्या 30 से अधिक नहीं होना चाहिए, वर्तमान में 75 हो रहा है। अर्थात आप है ना, जो संख्या बढ़ा कर रखे हुए हैं ना, 45 जो केंद्र प्रायोजित स्कीमों को, उसकी संख्या घटाने की आवश्यकता है। राज्य की जो स्कीम है उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। अब RBI रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र राज्य के बहुत सारे स्कीमों राज्य सरकारों के खर्च करने लचीलापन प्रभावित करता है, सहकारी संघवाद की भावना का क्षरण करता है, ये सब बातें कह रहा है। अगर CSS जो ठीक ठीक तरीके से समायोजन किया जाए, तो राज्यों के बजट में जो खर्च करने की ज़्यादा आज़ादी होगी, अर्थात वो बजट में अधिक खर्च कर पाएंगे, जिसका उपयोग ये अन्य राज्यों की विशेष जरूरतों के हिसाब से कर सकते हैं। अर्थात उसको कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करना हो तो वहाँ करेगा, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूंजीगत खर्च करनी होगी योजनाओं में, तो वहां खर्च करेगा। अर्थात राज्य को यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, RBI यह बात कह रहा है। पर यहाँ पर क्या है, केंद्रों की योजनाओं में 75 की संख्या बढ़ जाती है, तो 45 जो योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं राज्य का हितों का हनन हो रहा है। तो ये सब बात यहाँ से होगी, तो वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलेगी कि राज्य और केंद्र दोनों के बीच। ये सब बातें होने की RBI के द्वारा स्पष्ट किया गया। वहीं 2024-25 में बजट पत्रों में CSC संख्या 75 दिखाई गई, जबकि बजटीय आकार कितना था? आपको 5,06,978 करोड़ रुपए का बजट। जबकि 22-23 में यह स्कीमों की संख्या कितना था? 4,35,556.32 करोड़ रुपया का था। कुल बजटीय आवंटन का करीब 10% हिस्सा CSC के जरिए खर्च किए जा रहे हैं। यह एक बड़ा कारण है कि RBI को इन पर सवाल उठाने की जरूरत पड़ी। उल्लेखनीय कि मोदी वर्तमान जो सरकार है, पहले के कार्यकाल में ही उप समूह गठित की थी। CSS के जो किस तरीके से ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सके, इस रिपोर्ट में सरकार को मंजूरी भी दी। देखिए, ऐसा नहीं कि सरकार इसके लिए कुछ नहीं करना चाहती, सरकार ने गठित किया, समिति गठित किया, उसके लिए मंजूरी भी दी। तो यहाँ पर देखिए, तालमेल जरूरी है। देखिए, सरकार जाने अनजाने में क्या होता है ना, कि योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। वो सोचता है कि केंद्र सेंट्रलाइज योजना लाए, इसका मुख्य उद्देश्य सेवा की आपूर्ति को बहाल करना। पर यहाँ पर राज्यों की भी भूमिका होनी चाहिए। यह कमोवेश तभी तय होगा जब संघवाद के तंत्र विकसित होगा। राज्यों को भी यह चाहिए ना कि राजनीतिक स्वार्थ के परे हटके केंद्र को सहयोग करने की आवश्यकता है, तो जाके हम संघवाद के कॉन्सेप्ट को अपना पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, केंद्र में सरकारें होंगी, वो अपने राज्यों को अधिक मदद करेगी। या तो दूसरा रूप यह ले ली, केंद्र के अतिरिक्त जो राज्य हैं, जो जिसमें केंद्र की पार्टियां नहीं है, वहां पर CSS स्कीमों को डेवलप करेगी। तो ये कहीं ना कहीं दोनों ही रूप संघवाद प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। ये थोड़ा सा फैक्ट आप लोग को याद रखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, न्यूज के अतिरिक्त हम कुछ बात करें तो सबसे पहले याद है संघवाद है क्या। तो देखिए, लैटिन एक शब्द होता है फिड्यूस, उसके निकला हुआ एक प्रकार का समझौता या अनुबंध के तौर पर हम देखते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, महासंघ दो तरह की सरकार के बीच सत्ता साझा करने की बात करता है। यहाँ पर हम संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें भीतर सरकार कम से कम दो स्तर मौजूद, पहला केंद्रीय स्तर पर, दूसरा स्थानीय या राज्य के स्तरीय पर। हालांकि ध्यान रखिए, भारत में जब पंचायती राज अधिनियम के तहत जो शक्तियां दी गई, उससे पहले दो प्रकार के हमारे यहाँ शासन थे, जहां संघवाद के संदर्भ में हम देखते थे इसे संघवाद के संदर्भ में संघ का और एक राज्य का। पर जैसे ही आपको राज्य के बाद जब से ही पंचायती राज लागू हो, तो स्थानीय स्तर पर भी बातें होने लगी। वर्तमान में त्रिस्तरीय हमारे यहाँ व्यवस्था है,
पर फिलहाल आपको ध्यान रहा है कि इसी के संदर्भ में संघवाद की बात होती है, अर्थात एक आपसी समझौते के संदर्भ में चीजों को चलाने की बात होती है। वही भारत में स्थिति देखें तो स्थानीय, केंद्रीय और राज्य स्तर के मध्य अधिकारों के वितरण को परिभाषित किया गया। अब यहाँ ध्यान रखिए, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों के आधार पर संघवाद की अवधारणा दो भागों में आपको विभाजित किया जाता है, एक सहकारी संघवाद, एक प्रतिस्पर्धी संघवाद। ध्यान रखिएगा, कुछ बातें मैं जो बता रहा हूँ आपको मेंस में डायरेक्ट यहाँ से काम देगा, और ये यहाँ से ज्यादा अधिक इंटरव्यू में काम देगा। अगर इंटरव्यू तक आप लोग पहुंचते हैं, सारी चीजें ठीक रहती हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम में अच्छे तरीके से लिखते हैं। रीजन उसके पीछे जितना आप एक्टिव रहिएगा उतना अधिक सिलेक्शन का रेट होता है। मैं सीधा सीधी बात बोलता हूँ, टू दी पॉइंट बोलता हूँ। बात करने से सिलेक्शन नहीं होती है, ठीक है ना, बात के साथ लिखने से समझौता होती है। तो लिखने से आपको क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ये चीजें याद रखिएगा। सहकारी संघवाद में बात करें तो यहाँ पर कुछ चीजों को ध्यान रखना है। केंद्र और राज्य एक दूसरे के साथ क्षेत्रीय संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं का हल करने का प्रयास करते हैं। समान अवधारणा में यह स्पष्ट किया जाता है केंद्र और राज्य में कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात दोनों क्या है, समानांतर ये बातें कही जाएगी। वहीं संघ और राज्य संवैधानिक रूप से संविधान की 7वीं अनुसूची में आपको मामलों एक दूसरे के साथ सहयोग करने की बाध्य है, ऐसी बात भारत में है। तो संघ और राज्य संवैधानिक रूप से 7वीं अनुसूची में जो वर्णित है विषयों का वर्गीकरण किया गया है, उसके आधार पर ही सहयोग करेंगे, ऐसा बात भारत में है। यहाँ इसके अतिरिक्त कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। जब प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिस्पर्धी संघवाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य संबंध लंबवत होते हैं, जिसमें राज्य सरकारों के मध्य संबंध क्षैतिज होते हैं। वहीं केंद्र और राज्यों के बीच लंबवत होंगे, पर राज्य सरकारों के मध्य वो क्या करेगा, क्षैतिज रहेगा। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं केंद्र और राज्य के बीच क्षेत्र आपको लंबवत स्थिति होगा, राज्य राज्य क्या करेंगे, क्षैतिज संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धी रहेंगे। प्रतिस्पर्धी संघवाद राज्यों में आपस में और केंद्र के साथ लाभ के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धी करना होता है, अर्थात हम कंपटीशन जनरेट करेंगे। अगर आप केंद्र 100 रुपया जनरेट कर रहा है तो राज्य कोशिश करेगा हम भी 120 पे जनरेट करें, या राज्य 100 रुपया जनरेट कर रहा है किसी किसी कहते किसी प्रकार के एसेट से, तो वो दूसरा राज्य चाहेगा हम 120 रुपये से उसी एसेट से निर्माण कर सके, अर्थात एक भावनात्मक रूप से प्रतिस्पर्धी होगा, या कॉर्पोरेट कल्चर हम इसे बोल सकते हैं। जिस तरीके से कॉर्पोरेट कल्चर में लोग प्रतिस्पर्धी होते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर बातें होती है, अर्थात कम पैसे लगा के अधिक आउटपुट प्राप्त करना चाहती है। सभी राज्य धन और निवेश को आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। समान निवेशक अपने पैसे के निवेश करने के लिए अधिक विकसित राज्यों को पसंद करते हैं, जिसके आधार पर और भी यह प्रतिस्पर्धी बन जाता है। एक चीज नोट याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा देश में 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों के बाद महत्व में आता है। उससे पहले ऐसा कॉन्सेप्ट भारत के शासन व्यवस्था में न के बराबर दिखता था कहीं कहीं पर न के बराबर हुआ करता था, पर वर्तमान में सभी संस्थाएं, सभी मंत्रालय, सभी विभाग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी संघवाद के तौर पर काम करना चाहते हैं। रीजन उसके पीछे है कि सेवा की आपूर्ति और सेवा की मांग उसी रूप से परिवर्तित हुई जिस प्रकार से जनता चाहती है। ऐसा नहीं कि आपको ये कंपनी कोई है और जनता जो है, ये जो जनता है ये डिमांड करे डी का, तो आप जबरदस्ती इसको डी पूर्ति करिएगा। डी डिमांड करना होगा तो ये आप बनाते होंगे कंपनी, कोई अमूल्य कंपनी मान ले हम इस तरीके से। अब प्रोडक्ट का डिमांड है मान लीजिए आइसक्रीम का, तो यह अमूल्य केवल आइसक्रीम ही नहीं बेचेगी ना, और भी चीजें नहीं बेचेगी। मान लीजिए आइसक्रीम का ही केवल डिमांड आज के कुछ वर्षों के बाद हो, तो इस कंपनी बहुत से प्रोडक्ट को बनाती है, तो देखिए घाटे में कितने दिन काम करेगी। अगर अमूल का आइसक्रीम ही पसंद है लोगों को, तो वो मजबूरन आइसक्रीम को ही बनाना शुरू कर देगी। तो यही आपको प्रतिस्पर्धा, अर्थात मार्केट व्यू चीजों को लेकर हम प्रतिस्पर्धा करेंगे अन्य कंपनियों के साथ, पर उसके बेस में कौन होगा, यही व्यक्ति बेस में होगा। इस कंपनी का भी, यह कंपनी मान लीजिए बी नाम की कोई कंपनी है, तो यह भी आपको इसके लिए उसी नजरिए से देखेगा। तो यही एक कॉन्सेप्ट लेकर आता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिस्पर्धी संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। यह आपसे प्रश्न पूछ सकता है, पर सहकारी संघवाद हमारे मूल संविधान की संरचना है, तो यह भी आपसे प्रश्न पूछता है। यह जो आर्थिक उदारीकरण का दौर आया उसके बाद यह कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि केंद्र, जब हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करते हैं, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की बात करते हैं, तो 3 चीजें याद रखिए, विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय। जहां पर भाग 11, भाग 12 याद रखिएगा।
भाग 11 में 45 से लेकर 55 तक, 255 तक वित्तीय संबंध की बात करता है। प्रशासनिक संबंध हम बात करें अनुच्छेद 256 से 263 तक। अब वहीं पर वित्तीय संबंध की बात करें तो अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक वित्तीय संबंध भारत के और केंद्र के, केंद्र और राज्य की सरकारों की संबंधों को स्पष्ट करता है। तो इसके तहत याद रखना है, केंद्र और राज्य के संबंध को यह दर्शाएगा। तो इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि जो वित्तीय संबंध है तो विधायी प्रक्रियाओं के साथ हम विधायी संबंध स्थापित करेंगे, विधायी संबंधों को। अगर इसके साथ संघ सूची की बात कर ले तो राष्ट्रीय में 100 वर्तमान सूची है, जिसमें रेलवे, रक्षा, पोस्ट, आप लोग ये सब पढ़ते होंगे पीटी फैक्ट में। ये सब चीजें याद रखना। राज्य सूची के राज्यों के मध्य पुलिस और मत्स्य पालन जिस प्रकार की सूचियां बनी थी, 61 विषय होते हैं, इसे याद रखें। समवर्ती सूची की हम बात कर ले तो यहीं पर ध्यान रखिएगा 52 विषय आपको क्रिएट किए गए हैं। तो इस प्रकार से पीटी फैक्ट में आप लोग ये सब चीजें देखते होंगे, ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाता होगा। अगर प्रशासनिक संबंध की बात करें तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद जो 256 से 263 तक ये बात व्यवस्था करता है, केंद्र और राज्यों के बीच कार्यपालिका संबंध को स्पष्ट करता है, जहां समान तौर पर संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, परंतु प्रशासनिक शक्तियों के विभाजन में संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली होगी। अर्थात कहने का अर्थ बिल्कुल साफ है कि जो विभाजन किया गया शक्तियों का, उसमें संघीय सरकार अधिक शक्तिशाली होगी। वहीं राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार प्रशासन संघ के पूर्ण नियंत्रण की स्थिति को स्पष्ट करता है। तो अर्थात यहाँ प्रशासनिक नियंत्रण जब भी स्थापित होगा, आपात स्थिति में या विशेष स्थिति में, मान लीजिए आपको केंद्र ही यहाँ पर राज्य करेगी, केंद्र के अनुसार ही राज्यों को चलना पड़ेगा। यहाँ पर केंद्र यह अधिकार दिया गया, केंद्र को यह अधिकार दिया, आवश्यकता अनुसार कभी भी राज्य के निर्देश वो दे सकता है। इसके संसद को यह अधिकार है कि वो अंतर राज्य नदी विवादों का फैसला कर सकता है। अर्थात इस तरीके से संसद को बाध्य किया गया है प्रशासनिक तंत्रों में भी डेवलपमेंट करने का। तो यहाँ पर कुछ चीजों को याद रखिएगा। संविधान की प्रशासनिक व्यवस्था एकरूपता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया। इसमें आईएएस, आईपीएस जैसे जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है, उसके लिए राज्यों के प्रमुख पद आवंटन करने संबंधी प्रावधान दिए गए। अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की मौजूदगी में केंद्र सरकार क्या करता है, अपने अधिकारों का प्रयोग करता, अपने माध्यम राज्यों पर नियंत्रण रखने का मार्ग प्रशस्त करता। केंद्र और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का अधिकार देता था। एक जिले में डीएम जो रहेगा, जिला कहाँ होता है, जिला राज्य में होता है, राज्य का पूरा अभिकर्ता कौन होगा, डीएम होगा। और डीएम किसके प्रति प्रतिबद्ध होगा, केंद्र सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि जब आप एसडीएम के तौर पर आपका चयन होगा तो आप किसके प्रति प्रतिबद्ध रहिएगा। तो यहाँ पर राज्य की सरकारें होती हैं, राज्य की सरकारें प्रति प्रतिबद्ध आप होते हैं। पर वही डीएम के संदर्भ में आपसे कुछ प्रश्न काउंटर के तौर पर पूछ लेगा। तो एक एजेंट है क्या डीएम? बिल्कुल एक एजेंट के तौर पर काम करता है। राज्य केंद्र की सरकारें जैसे, केंद्र जैसे उसे या गृह मंत्रालय जैसे उसे ऑर्डर जिस रूप से देगा वो काम करेगा। पर वर्तमान में यह आप निसंदेह मान के चलिए, ऐसा स्थिति परिस्थिति नहीं बनती है कि केंद्र ऑर्डर दे रहे और राज्य की शक्तियों का रौंद के निकल जाए उसके अधिकारों को। यथास्थिति बनी रहती है, चेक एंड बैलेंस की थ्योरी बनाकर लोग चलता है। ऐसा है नहीं, गलत सेंस में नहीं समझने की जरूरत है। पर अनुशासन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख होता है, राष्ट्र इंपॉर्टेंट होता है ना। उसके बाद हम वित्तीय संबंध की बात करें तो यह अनुच्छेद 268 से 293 तक बात करता है, जहां पर भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित वित्तीय संसाधनों का विभाजन किया गया था। वहीं वित्त आयोग के सुझाव पर यह बात राजस्व वितरण किया जाता है। वहीं केंद्र राज्य संबंध सरकारों के राजस्व के स्वतंत्र स्रोत प्रदान करता है। संविधान के आधार क्या किया गया, संघ सूची में शामिल आपको जो कर लगाने की शक्ति, जबकि राज्य विधायिका के पास राज्य सूची के विषयों पर कर लगाने की बात करता था। केंद्र सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कर लगाएगा और राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार लगाएगा। अर्थात यहाँ पर बातें, यहाँ पर क्या गई, चेक एंड बैलेंस थ्योरी के साथ समानांतर बात की गई। वहीं पे एक चीज याद रखिएगा, राज्य और विधायिका, जो राज्य संघ संसद की विधायिका, राज्य की विधायिका की बात करें, केंद्र और राज्य दोनों के पास समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार होता है। अर्थात यहाँ पे यह स्थिति दी गई है कि आप अगर केंद्र के विषय पर कर लगा रहे हैं या राज्य के विषय पर, वो अपने अपने क्षेत्र पर समवर्ती सूची में जिसको यह अधिकार प्राप्त होगा, किसी विषय पर राज्य अगर बनाता है कानून तो राज्य उससे टैक्स लेगा, अगर केंद्र बनाता है टैक्स लेगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें याद रखें। भारत संसद के पास अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में हम लोग कर लगाने का अधिकार दिया गया। ध्यान रखिएगा, संसद कहने का मतलब है केंद्र सरकार। अगर अवशिष्ट शक्तियों में, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कोटेशन बना के या कूट बना के, अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र किसकी शक्ति प्राप्त, कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो। केंद्र सरकार राज्य सूची पर, तो राज्य को यह अधिकार है केंद्र सूची के विषय पर केंद्र सरकार को।
और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों को। तो ये सब सारे फैक्ट अच्छे से याद करके जाने हैं। अगर हम बात करें भारत में संघवाद का क्या है, महत्व क्या होगा, तो वित्तीय विविधता के सम्मान होता है, राज्यों की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, एकता अखंडता संरक्षण होता है, स्थानीय विकासों को बढ़ावा मिलता है, राजनीतिक अस्थिरता होती है, संसाधनों का उचित प्रबंधन होता है। ये महत्वपूर्ण जो 8 पॉइंट है आपको संघवादी अर्थात फेडरलिज्म की बात होती है भारत में, तो ये इसके महत्वपूर्ण महत्व है जो आपको दिखते हैं। वही हम इसके कुछ डीमेरिट्स को देखेंगे, तो यहाँ महत्वपूर्ण चुनौतियों को देखेंगे। तो सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनौती क्या, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव की स्थिति आपको लगातार देखने को मिलती है। या हम विशेष पैकेज तकनीक को भी यहाँ पर एक जिम्मेदार चुनौती बता सकते हैं। वित्तीय असमानता देखने को मिले, जो आरबीआई ने अभी हाल ही में आपको अभी आज ही में अभी डिस्कस जिसकी बात कर रहा है, यही वित्तीय असमानता की बात होती है। तो सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर आपको दिखेगा। देखिए ऐसे ही प्रश्न टॉपिक नहीं आता, उसके संदर्भ को समझिए कि प्रश्न कहाँ से बनेगा। और इस प्रकार के प्रश्न आपको आईआर में पूछे ही जाएंगे। इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाले पार्ट में जो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, करंट से अगर जोड़ के देगा तो यहीं से जोड़ देगा। या तो पॉलिटी में आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा, आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो या पीसीएस, किसी भी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, अगर हम करंट आईआर की बात कर ले, पॉलिटी की बात कर ले, आपको इकोनॉमी की बात कर ले, आपको इससे करंट जोड़ कर पूछना होगा, तो इसी प्रकार से पूछेगा। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आपको कैसे पढ़ना है। केवल स्टैटिक चीजें पढ़ के जानी है और सिलेक्शन, पीटी में इतना मेहनत करने के बाद सिलेक्शन लेते हैं मेंस में, और मेंस में भी लिखने के बाद बाहर हो जाने का। अब आप पर डिपेंड करता है। मैं तो आपको एक साधन बता सकता हूँ, तंत्र बता सकता हूँ, उस पर चलना आपका ही काम है ना। अब राजनीतिक असमानता देखने को मिलती है, अलग अलग राजनीतिक दल असमानता यहाँ पर होगा। फिर संसाधनों का विवाद देखने को मिलेगा, भाषाई और सांस्कृतिक विवाद देखने को मिलेगा। राज्यपाल की भूमिका बार बार विवादित हो रहता है केंद्र राज्य संबंधों के बीच में। वहीं धारा 356 के दुरुपयोग की बात होती है, विकेंद्रीकरण की कमी देखने को मिलती है, आतंकवाद और उग्रवाद की घटना बार बार देखने को मिलती है। शक्ति यहाँ पर केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और केंद्र अपने अनुसार चुनौतियों को डेवलप करेगा, राज्य उससे प्रभावित होता है। जैसे अस्पा जैसे कानून आपको दिखते होंगे, सुनते होंगे ना, उसके संदर्भ को समझिएगा। समान विकास अभाव होता है, अर्थात अभी जो राज्य आपको कहीं ना कहीं क्षेत्रीय असमानता यहाँ पर विकसित होती हुई दिखेगी। जहाँ पर केंद्र की सरकार होगी कि राज्यों में, वहाँ पर अधिक डेवलपमेंट के पार्ट देखने में, यह वर्तमान सरकार की नहीं बात हो रही है, सभी सरकारों की बात हो रही है। जहाँ पर केंद्र की सरकार, मैं पहले भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया ना, केंद्र में जो राज्य की शासन था 1967 के बाद, जब राज्यों में हुआ तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, एक चुनाव एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट प्रभावित हुआ था। उसके तहत शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया, शक्तियों का स्थानांतरण हो गया, ये सब चीजें क्या हुई। तो यहाँ ना कहीं सब चीजों को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इन सभी चुनौतियों का समाधान हम आत्मा को बनाए रख सकते हैं, एकता और विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तंत्र के तौर पर इसे देखते हैं। तो चुनौतियों से आपसे प्रश्न पूछेगा, इसके प्रभाव क्या है, इसके लाभ क्या है, महत्व क्या है, यहाँ सारे से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसे याद रखिए। चलिए एक पीटी फैक्ट प्रश्न दीजिएगा, उत्तर कमेंट सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं। और आपको यह 6 PM में आपको क्या होता है, यूट्यूब के कम्युनिटी चैनल में आपको अपलोड करा दिया जाता है इसके क्वेश्चन और उत्तर, तो आप वहां से भी उसका उत्तर देख सकते हैं। फिलहाल जितने बच्चे हैं कमेंट जरूर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा। और यह PYQ में प्रश्न पूछा गया, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैं हवाबाजियों में बात कर रहा हूँ। यह यूपीएससी के प्रश्न में पूछा गया, यूपीएससी के क्वेश्चन में। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, संबद्ध होने वाली इकाइयां राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया है, यह संघवाद होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। क्या यह इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको भारतीय संघवाद के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर समझने का कॉन्सेप्ट करिएगा, क्या बोलता है बृहद पैमाने पर संघवाद, क्या बोलता है कि हम एक साथ रहे, पर भारत में क्या ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया, इसे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट के तौर पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए यह वज्र जो है, वज्र जो आपको भारत तैनात करेगा सीमा पर, इस पर मैंने कुछ दिन पहले ही न्यूज आप लोगों को दिया था, याद होगा, मैंने चर्चा भी किया था। जो आप लोगों को MCQ कराया गया था समाधान सीरीज के तहत, उसमें भी वज्र का चर्चा था। तो देखिए वज्र है कुछ नहीं, एक टैंक है,
क्या करेगा, K9 से यह वज्रतौप के नाम से जाना जाता है। यह इसको L&D के साथ अनुबंध हाल ही में आपको किया गया है 100 वज्रतौप खरीदने के लिए। तो यहाँ निर्माण करेगी L&T, आपको लार्सन टेब्रो। इसे याद रखिएगा। स्थिति रक्षा मंत्रालय ने 76,600 आपको ध्यान रखें 7628 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय सेना के लिए 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर K9 वज्र टी सेल्फ प्रोडक्ट जो टर्म्स अल्टरी गन है उसको खरीद करेगी। तो यह अनुबंध क्या करेगा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। आप लोग से मेक इंडिया प्रोग्राम लगातार प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पीटी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, किस कंपनी के साथ इसके समझौते हुए। तो लार्सन टुब्रो जो लिमिटेड है, L&T जिसे बोला जाता है, उसमें 7628 करोड़ का एक अनुबंध किया गया। यह परिणाम क्या होगा, मेक इन इंडिया पहल के तहत आत्मनिर्भर भारत की सफलता के एक और परिणाम के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि भारत की कंपनी है, भारत की कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाए। भारत में वर्तमान में लार्सन टोब्रो कंपनी काम करती है ना, तो इस तरीके से आपको मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तौर पर आपको डेवलप करेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके संदर्भ में। एक पीटी फैक्ट ले लीजिएगा क्वेश्चन, जिसमें बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। K9 थंडर प्लेटफॉर्म पूरी तरह से वेल्ड स्टील कवच सुरक्षा सामग्री से बना हुआ है। उसके बाद यहाँ गलत कथन पूछ रहा है, तो क्या यह कथन गलत है या सही आपको बताना है। K9 वज्र को रक्षा खरीद प्रक्रिया DPP जो मॉडल है उसके बाय ग्लोबल कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। क्या यह कथन गलत है या सही है। तो केवल एक, केवल दो, ना तो एक ना तो दो और उपरोक्त सभी, इसमें से कौन सा सही होगा, कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइएगा। और इसका आंसर आपको 6 PM में कम्युनिटी में अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग जरूर उत्तर दीजिएगा। एक्टिव मोड में रहिए, अच्छा रहेगा, चीज़ों को देखने में समझने में और भी शार्पनेस आएगा। चलिए, और जो बच्चे देखिए, जो बच्चे मेंस दे रहे हैं ना, मेंस देंगे इस बार, तो ध्यान रखिए जो मेंस और पीटी के टॉपिक साथ में हैं, मेंस और प्लस इंटरव्यू को, वो इंटरव्यू वाले जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप करेंगे, दूसरा टॉपिक मेंस वाला करेंगे और तीसरा टॉपिक एसे वाला करेंगे। जो प्योर पीटी का फैक्ट है ना, उसे स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। ऐसा नहीं कि पीटी वाला भी लगे हाथ देखते हैं। हाँ, एक नहीं व्यू अगर देखना हो तो पीटी फैक्ट अगला तैयारी करेंगे। उसके लिए कंटेंट जब PDF दिया जाएगा ना, तो वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। इसके लिए न्यूज़ नहीं देखने की जरूरत है, उस पर कुछ बातें हो जाएंगी, वो सब देखने सुनने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब ये केस स्टडी बहुत महत्वपूर्ण, आपसे केस स्टडी पूछता है। देखिए बीपीएससी में या यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में हम बात कर ले, तो आपसे एक केस स्टडी जरूर पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए सरकार की मंशा क्या होती है, सरकार की मंशा हम बात कर ले, सेवाओं की आपूर्ति करना, केवल बस यही होती है, सेवाओं की आपूर्ति करना, ठीक है ना, सॉरी, आपूर्ति आपूर्ति करना। अब सेवा की जो आपूर्ति करना, उसके लिए तंत्र बनाए गए हैं, उसके लिए तंत्र विधियां बनाई गई हैं, उसके लिए साधन बनाए गए है ना, जिसके आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे। 3 महत्वपूर्ण है। अब सरकार की मंशा पॉजिटिव है, तो उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसा ही होगा ना। बहुत लोग बोलते हैं सरकार चाहती है, जैसे शिक्षा क्षेत्र में बोलता है बहुत लोग ना, सरकार नहीं करती है। तो क्या सरकार नहीं कर रही उस क्षेत्र में, मंशा उसकी सही है, फिर भी उसके रिजल्ट आउटपुट सही नहीं आ रहे। उसके पीछे जवाबदेह नागरिकों का, जवाबदेह नागरिकों का होना बहुत जरूरी है, नागरिकों का होना बहुत जरूरी है। जैसे जापान की हम बात कर लें, आपको सिंगापुर की बात कर लें, दक्षिण कोरिया की बात कर लें, रूस में कुछ क्षेत्र की बात कर लें, स्वीडन की बात कर लें, आइसलैंड की बात कर लें, इन राष्ट्रों में आप देखते होंगे जवाबदेह नागरिकों की संख्या अधिक है। तो सरकार मान लीजिए 10% काम करती, उसका आउटपुट आपको मार्केट में दिखता है 100%। पर भारत की हम बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, या ऐसे अन्य राष्ट्र की बात कर ले, वो क्षमता भी 100% लगा देगी, उसका आउटपुट आपको 10% ही दिखेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। उसके पीछे रीजन यह है कि जब हम नागरिक अधिकार की बात करते हैं, तो उसके साथ नागरिक कर्तव्य की बात नहीं करते। जैसा कि रूस में कॉन्सेप्ट है, जब आप
अधिकार आपको दिया जाएगा ना, उसके हिडन पार्ट के तौर पर आपके कर्तव्य छुपे होते हैं, जिससे जवाबदेह नागरिकों का निर्माण होता है। नागरिकों का निर्माण होगा जिससे देश समृद्ध होगी। बताइए, केंद्र सरकार ने रेहड़ी और पटरी वाले कारोबारियों के लिए, जो इससे पहले किसी सरकार ने, कोई भी सरकार हो, भाजपा भी एक बार रही है या अन्य सरकार की हम बात कर लें, कभी सोची ही नहीं रेहड़ी पटरी जो लोग काम करते उसके लिए कुछ वित्तीय अनुशासन लाना है, मदद करनी, कोई नहीं सोचा था। पर वर्तमान सरकार ने ये सोची, उसकी मंशा बहुत अच्छी थी, बहुत ने इसकी तारीफ भी की, यहाँ तक कि बहुत से विश्व की एजेंसियों ने इसकी तारीफ की थी। तो क्या सरकार को सपोर्ट करने के लिए जवाबदेह नागरिक थे? सोच के देखिए कि 4.5 लाख से अधिक कर्जदाताओं में से केवल 773 ने अपना ऋण चुकाया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहले 10,000 और फिर 20,000 रुपये ऋण के रूप में दिए जाते। राशि लौटाने के बाद आवेदक 50,000 रुपये कर्ज हासिल करने के पात्र होते हैं। अर्थात आप जब तक नहीं दीजिएगा पैसा, सरकार आपके एवज में जब पैसे देने के लिए बात बोल रही है, तो आप जवाबदेह नागरिक नहीं बनिएगा, तो कैसे सरकार को, आने वाली सरकार इस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित, जहां पर किसी प्रकार की गारंटी नहीं चाहिए और आपको कर्ज दे रही है, वो मात्रा आपको लगता है, जिसके पास करोड़ों रुपया उसको मात्रा नगद नहीं लग रहा, पर जिसके पास कुछ नहीं है, आप एक ठेला लेकर भी मार्केट में जो है ना बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए सरकार पैसे उपलब्ध कराए। तो जवाबदेह नागरिक का होना बहुत जरूरी है कि आप समय पर उसकी पूंजी को लौटाते, ताकि उससे और भी लोगों को, अगर उसका केस स्टडी अच्छा रहता तो और भी लोगों को प्रॉफिट देता, इसकी मात्रा बढ़ा देता, 50,000 हो सकता है 2 लाख कर देता केंद्र की सरकार। तो क्या आपको एक जवाबदेह नागरिक बनने की जरूरत नहीं है? यही बात ये केस स्टडी के तौर पर आ रहा है। क्योंकि देखिए, हम भावनाओं में बहुत बात बोलते हैं, पर जब वित्त का लेन देन होता है ना, तो अपने मित्र भी आपसे पाला छुड़ा लेंगे। जो लंगोटिया यार जिसको हम लोग बोलते हैं, लंगोटिया दोस्त बोलते हैं, तो वो भी आपसे पीछा छोड़ा जब वित्त की बात आती है। तो यही तय करता है रिश्तों के संबंधों को बनाने में। तो वित्त इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो बातें, आपको बहुत सी बातें यहाँ लिखी, उसके तथ्य में मैं नहीं जाऊँगा। बस आपसे एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि नागरिक जब अधिकारों की बात करते तो नागरिक कर्तव्य क्या साथ में चलने चाहिए या होने चाहिए? तो आप इसके फैक्ट को बताइएगा, वहाँ इसके केस स्टडी को बताइएगा। ऐसा सर, एक पीएम निधि स्वनिधि योजना से हम समझ सकते हैं कि जब अधिकारों की बात होगी तो वहाँ पर कर्तव्य इंपॉर्टेंट है। कर्तव्य क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जवाबदेह नागरिकों का निर्माण करेगा, राष्ट्र प्रेम के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण की बात करेगा। क्योंकि उसके दायित्व, अधिकार तो दे दिया कि आप कर्ज ले सकते हैं, सभी लोगों ने लिया, बहुत से लोगों ने इससे कर्ज लिया, पर लौटाने की बात है तो राज्य केंद्र की एजेंसियां क्या करें? उसके लिए लाठी डंडा लेकर दौड़ेगी तो नहीं ना। पर आपको जवाबदेह होना पड़ेगा कि हम इसके लिए सरकार को उसकी पैसे वापस करें, ताकि इससे मुझे अभी लाभ हुआ है, आने वाले समय में इसी योजना से एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है अभी वर्तमान में, तो इसी योजना से आने वाले समय में 10 लोगों को लाभ हो। तो यह मंशा कौन डेवलप करे? जो जवाबदेह नागरिक होंगे। तो ये केस स्टडी के तौर पर आपको बताने की आवश्यकता है। और यह पॉलिटी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिए। पॉलिटी वाले में जवाब, नागरिकों के साथ साथ क्या मौलिक कर्तव्य के साथ साथ मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्य की अनिवार्यता इंपॉर्टेंट है। रूस के मॉडल को पूछेगा, क्लियर है? हमारे यहाँ केवल मौलिक अधिकारों की बात है, कर्तव्य की बात नहीं होती है। कर्तव्य बस हमारे यहाँ आपको संविधान में कुछ पूर्ण बिंदुओं के रूप में स्पष्ट कर दिया गया है, बाध्यता नहीं दी गई है। आप स्वैच्छिक दिया गया है, तो इसी आधार पर लोग इसका हनन करते हैं, इसी का दुरुपयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए चलिए, इसके अतिरिक्त आप चीज़ों को देखिएगा। इसके पीटी फैक्ट के संदर्भ में कुछ चीज़ें, जैसे पीएम स्वनिधि योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर नीति। हम अगर बात करें, यह 1 जून 2020 को आरंभ होता है। सूक्ष्म ऋण देता है किसको? शहरी इलाकों के वेंडिंग, जो रेडी वाले होते हैं उनको। अब यह नोडल मंत्रालय इसका कौन है? केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। याद रखिएगा, उद्देश्य छोटे दुकानदार, फेरी वालों को आर्थिक सहयोग देना, स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती ऋण उपलब्ध कराना, एक विशेष माइक्रो क्रेडिट के तौर पर देना है। अब इसके तहत कौन ऋण देता है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण देता है, सहकारी बैंक देता है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां देती है, सूक्ष्म वित्त संस्थान देता है, स्वयं सहायता समूह आपको ऋण उपलब्ध कराता है। इसके लिए तो बहुत से संबद्ध संस्थाएं हैं जो आपको कार्य कर रही है इसके लिए। तो ये सब फैक्ट याद रखने का। इसके अतिरिक्त क्या याद रखना है?
कि महत्वपूर्ण विशेषताओं के तौर पर हम बात करें तो जो मंत्रालय है इसका पोषण करेगा। दूसरा, एक वर्ष में 10,000 रुपये तक के ऋण उपलब्ध कर, जिसका आंकड़ा मैंने आपको पेपर कटिंग में भी दिखाया। इसे याद है, कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं है, अर्थात किसी प्रकार का क्या है, हमें बॉन्ड नहीं रखना है या किसी प्रकार के लिए उसके लिए गिरवी नहीं रखनी है कि हमको इसके इतने रुपए का पहले गिरवी रखो तभी पैसा मिलेगा। आपको बिना गारंटी का कोलेट्रल आपको दिया जाता है। आप 10,000 लेंगे, उसके 20,000, उसके 50,000 का राशि मिलेगा जब भुगतान कर दीजिएगा। तो यहाँ ध्यान रखिए, 7% ब्याज सब्सिडी आपको प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ सब्सिडी भी डीबीटी योजना के तहत दिया जाता है। धन डिजिटल भुगतान रेडी पटरी वालों को प्रोत्साहित करने कैश बैक आपको प्रदान किया जाएगा, कैश बैक भी मिलता है। मार्च 2022 तक थी, तब जब इसे दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया। तो यह भी फैक्ट याद रखिए, इस महीना इसका लास्ट होगा। अगर इसका फीडबैक सही नहीं रहा है तो सोच के देखिए, सरकार आगे आगे इसके डिसीजन, इसलिए रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट हो जाए केस स्टडी के तौर पर। इस महीना में इसका लास्ट महीना चल रहा है। अगर सरकार के दिमाग में चलेगा फिर से चलो एक बार और रिस्क ले लेते हैं, तो जवाबदेह नागरिक जब तक नहीं होगा सरकार इस प्रकार के वित्तीय अनुशासन, क्योंकि इससे सीधा क्या असर पड़ेगा, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो देश का मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो खाद्य वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा, खाद्य वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा तो फिर सरकार का लेनी की देनी पड़ेगी। तो सरकार बहुत सी चीज़ों को सोचना पड़ता है जब तक उसका आउटपुट पॉजिटिव नहीं आता है। क्लियर है, ये सब चीज़ें याद रखना है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। यह PYQ में प्रश्न पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। भूमिहीन किसी कृषक के श्रमिक है, सीमांत किसान, सड़क विक्रेता, डेयरी किसान। आपको यहाँ से प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है, या तो आप फिर उसका उत्तर 6 PM के बाद देख सकते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है, चीन का सुपरसोनिक जेट परीक्षण किया गया। तो सुपरसोनिक जेट परीक्षण की बात कर ले तो यहाँ पर क्या चीज़ें होती है कि 6560 फीट पर अधिक ऊंचाई पर आपको एक चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक खबर सकती है, उसके अनुसार ध्वनि से 4 गुना अधिक यानी मैक 4 लगभग 3045 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। एक प्रोटोटाइप था। रफ्तार नासा के सन ऑफ कानकार्ड से 3 गुना अधिक अधिक थी, और यह और सेवा से मुक्त हो चुके कानकार्ड विमानों 2 गुना अधिक है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, एक प्रोटोटाइप देता है। जहां हम दिल्ली से न्यूयॉर्क की दूरी की बात करें मात्र या 2.5 घंटे में पूरा कर ले। तो आने वाले समय में दुर्गमी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए तिरुतम तिरुतम जो मार्ग होगा, सेवा होगा, उसके लिए यह चीज़ें उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी कुछ चीज़ें इसके बारे में उभर कर सामने बनाया गया था, पर वो तकनीकी कारणों से उसे रद्द कर दिया ये योजना, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकार का कोई मैक से चलता है तो एक प्रकार का क्या बनता है, यहाँ पर आप लोग देखते होंगे, एक प्रकार का क्षेत्र बनता है, जिससे क्या होता है कि एक सुपरसोनिक वेव क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है कि आने वाले जो इस क्षेत्र में जो होंगे उसको प्रभावित करता है विमानों को। तो इस प्रकार के केस स्टडी पहले हो चुकी थी, जिसके कारण उसे रद्द कर दिया। फिलहाल आपको चीन इस प्रकार के सुपरसोनिक जेट परीक्षण किया है। तो PT फैक्ट में आपको इसे याद रखना है। 2030 तक पहली वाणिज्यिक उड़ान शुरू करने का इसे लक्ष्य रखा गया है। कंपनी का लक्ष्य है कि विमान 2027 में अपनी पहली उड़ान तैयार कर ले, पर अभी प्रोटोटाइप का आपको क्या किया गया है, प्रोटोटाइप का परीक्षण किया गया है। इसे याद रखें, 2027 में इसका उड़ान तय किया गया, 2030 तक यह पहली वाणिज्यिक उड़ान करेगा। तो कुछ PT फैक्ट याद रखिएगा। विमान का नाम जिनदाहो 400 रखा गया है। इसे कुछ PT फैक्ट के तौर पर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर है। तो ये रेम जेट इंजन है जो आपको हवा में ऑक्सीजन लेकर ईंधन के तौर पर इसका उपयोग करता है। इस कारण इसका विमान ईंधन नहीं ले जाना पड़ता। तो आपको यहाँ से कुछ कुछ फैक्ट आपको याद है। रेम जेट क्या होता है, तो रेम जेट क्या होता है, ऑक्सीजन लेगा, हवा से ऑक्सीजन लेगा, उसी से ईंधन निर्मित करेगा। ये फैक्ट। इसका नाम क्या है, जिंदाऊ है। कब इसे लक्ष्य रखा गया विमान का पहला परीक्षण करने के लिए, 2027। प्रोटोटाइप अभी लॉन्च किया गया इसको, जिसने 65,600 फीट की ऊंचाई पर क्या किया, अपनी क्षमता को दिखाया प्रशिक्षण के तौर पर। 2030 तक यह पहली वाणिज्यिक उड़ान होगा। तो 5-6 इससे PT फैक्ट निकलता है जो आप लोग को याद रखना है। क्लियर है।
चलिए आगे हम बात करते हैं इसके पीटी फैक्ट में। हम कुछ प्रश्न को देखते हैं। ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने सुपरसोनिक जेट का प्रोटोटाइप परीक्षण किया है? तो यहाँ पर प्रश्न है भारत, यूएसए, चीन, इससे ही क्या होगा जापान। तो सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, या तो जाके कम्युनिटी पोस्ट को देखिएगा। अब कम्युनिटी पोस्ट आप लोग लगातार देखिएगा, वहाँ कुछ कुछ प्रश्न आप लोग को दिखेंगे। चलिए, जीएसटी परिषद की बात हो रही है, बैठक हो रही है आज, तो इसमें जीएसटी परिषद में कुछ बातें होंगी। 35% फीसदी लगाने की बात हो रही है, जो सिगरेट है परिधानों पर, जूतों, घड़ियों, जूतों, कलाई, महंगी कलाई घड़ियां जो होती है, किस्त को बढ़ाने की बात हो रही। 55वीं यह बैठक होगी जहां 141 वस्तुओं के दर का फेरबदल पर चर्चा होगी। तो कौन सी बैठक हो रही? सबसे पहले तो यह याद रखना है, 55 आपको बैठक जीएसटी काउंसिल की हो रही है, तो ये याद रखना है। इसमें बहुत प्रमुख घटक की बात होगी। ये सब पीटी फैक्ट के तौर पर आपको याद रखिएगा। पर यहाँ पर कुछ चीजें याद क्या रखनी है कि जीएसटी काउंसिल है क्या, जीएसटी परिषद है क्या। देखिए, एक संयुक्त मंच देता है केंद्र और राज्यों को। जो 2016 में जो संवैधानिक संशोधन 122वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के बाद वस्तु और सेवा कर व्यवस्था लागू की, तो उसके बाद 15 से अधिक भारतीय राज्यों ने अपने राज्य की विधानसभाओं के बाद राष्ट्रपति को अनुमति दे देता है। आपको 279 के तहत इसको स्थापित किया जाता है, जहां पर केंद्र और वित्त जो संघ केंद्र राज्य मंत्री इसमें शामिल होंगे। सदस्य के तौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं, और केंद्रीय राज्य के जो मंत्री होंगे, राज्य के वित्त मंत्री जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं। प्रत्येक राज्य वित्त और कराधान को प्रभावी मंत्री के लिए इसे क्या क्या नामित किया जाता है। ये सब फैक्ट याद रखना है। इसके अतिरिक्त याद क्या करना है, जीएसटी जो कार्य होंगे वो जो अनुच्छेद जो जीएसटी परिषद है जो 279 के अनुसार जीएसटी के संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों की सिफारिशें करेगा, जैसे वस्तु और सेवा पर जीएसटी मॉडल, जीएसटी कानून के अधीन या छूट दी जा सकती है या नहीं, इसके बारे में विभिन्न दर स्लैबों की बात करेगा, मंत्रियों के लिए पैनल की बात करेगा, उसके बाद 28% लगान के सुझाव की बात करेगा। ये सब फैक्ट याद रखना है। उसके अतिरिक्त क्या याद रखना है, क्वेश्चन याद रखना है। क्या है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, आरबीआई गवर्नर, केंद्र के वित्त मंत्री, या क्रमबद्ध रूप से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। चलिए, पीटी फैक्ट में आपको इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर दे दीजिएगा, या 6 PM का इंतजार कीजिए, कम्युनिटी में आपको उपलब्ध होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए मैंने अभी हाल ही में 17 या 18 को, मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल, 17 या 18 को मैंने इस पर न्यूज आपको कवर किया था। संयुक्त संसदीय समिति, एक देश एक राष्ट्र पर आपको अभी 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठन कर दिया गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा, राज्यसभा से 12 सदस्य आपको लिए गए, आपको यह याद रखना है। तो जो शेष बचे 27 आपको लोकसभा से लिए गए, तो यह याद रखना 39 सदस्य, जिसमें से लोकसभा, याद रखना लोकसभा राज्य से लोकसभा के 27 सदस्य हैं और राज्यसभा के 12 सदस्य है। तो यह फैक्ट याद रखना है, यहाँ से किए गए। इनका नाम, कुछ का नाम याद कर सकते हैं, याद करिएगा, कुछ अच्छा होगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। मेंस टॉपिक में देखिए, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत अमेरिकी संबंध। देखिए पेंटागन क्या कहता है, पेंटागन कहता है हमारे रिश्ते भारत अमेरिका के संबंध मजबूत है। तो यहाँ पर कुछ संबंधों की बात करता है, जिसमें रक्षा उद्योग की बात हो रहा, आधार सहयोग है, सेवाओं में अभियंता सहयोग दिया गया, शानदार रहा, तेजी रहा, ये सब बातें हुई। उतार चढ़ाव रहे हैं, पर भारत अमेरिका रक्षा संबंध निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका भारत में अपना प्रमुख रक्षा साझेदार मानता है, स्ट्रेटजी पार्टनर मानता है। वहीं बाइडेन प्रशासन यहाँ पर प्रमुख स्तंभों में से एक मानता है भारत को। तो लगातार थिंक टैंक के तौर पर भी भारत को देखा जा रहा है। स्पष्ट करें तो भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान पर उसके लंबी दूरी की मिसाइल कार्यक्रमों को लेकर दबाव बनाए रखेंगे। ये सब बातें की जाती है। कुल मिलाकर बात है कि भारत अमेरिका के रिश्ते में बेहतर संबंधों की बात हो रही है। आने वाले समय में हम क्वाड की बात कर ले, या हिंद प्रशांत महासागर में दोनों के हितों की बात कर ले, यूएन में भारत की भूमिका की बात कर ले, अमेरिकी प्रतिपक्ष की तरफ से हमेशा सपोर्ट करता है यूएन में अस्थायी सदस्यता की बात करने के लिए, या अन्य मंचों पर G20 की बात कर ले, G7 की बात कर ले, जहां पर भारत को बुलाया गया था। हालांकि भारत उसका समर्थन मुख्य देश नहीं है, पर बुलाया गया, तो वहां पर नीतियों की बात होगी। या हम इस तरीके से बात करें, COP20 जो हो रहे हैं, कोप सम्मेलन हो रहे हैं, COP29 अभी हाल ही में हुआ है। तो इसे याद रखिएगा, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट जहां पर होते हैं, भारत के जो हित होते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में जो बातें हो रही। हालांकि भारत कोप सम्मेलनों में भारत के अमेरिका के रुख तल्ख होते हैं,
पर इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत अमेरिका के रिश्ते प्रभावित हो जा रहे हैं। इसी के इर्द गिर्द सारी बातें हो रही। तो पेंटागन से जो चीज़ें उभर कर सामने है, उसे याद रखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को याद रखें। भारत जो अब अमेरिकी व्यापार नीति की हम बात करें, आर्थिक संबंध की बात करें, ध्यान रखिए आर्थिक संबंध की बात करें तो कुछ चीज़ें याद रखनी है। अभी हाल ही में 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक 12 जनवरी 2024 को दिल्ली में आयोजित की गई, नई दिल्ली में आयोजित की गई भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम का। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आई थी, डाटा अपडेट कर लेने की जरूरत है। वर्ष 2022-23 अर्थात दिसंबर 2023 तक की हम बात करें, दिसंबर 2023 तक भारत अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर सामने आया है। वहीं हम बात करें कि भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 7%, 7.65% बढ़कर आपको 128.55 अमेरिकी डॉलर हो गया, जहां पर आपको ध्यान रखिए 21-22 में यह 119.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ करता था। तो यह कहीं ना कहीं आंकड़े और बदल रहे हैं, बढ़ेंगे और भी भारत रिश्ते संबंध आएंगे। और जरूरी भी है कि हम सभी देशों के साथ अपने संबंध को और भी मजबूत और प्रगाढ़ बनाएं। तो ये सब चीज़ें याद है। अगर अमेरिका के साथ निर्यात की बात करें तो आपको 78.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वहीं 2020-21 में यह 76% हुआ करता था। आयात की बात करें तो आपको अभी कितना है, 50.26 आपको 24 अमेरिकी डॉलर बढ़ गया। इस फैक्ट को याद रखना है। क्लियर है? इसके अतिरिक्त यार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आपको G20 शिखर सम्मेलन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आसियान क्षेत्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन सहित बहुपक्षीय के साथ निकटता अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करता। वही हिंद प्रशांत आर्थिक संरचना, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर्सपेक्टिव्स जो IPEF, और ये सब कोई कॉन्सेप्ट जो है मैंने आप लोगों को पहले हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में नहीं कराया। आपको PYQ जो, सॉरी PYQ मैं बोल रहा हूँ, प्रीवियस जो PDF वहाँ जाके देखिएगा या वीडियो जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। जितने भी टॉपिक है उस पर मैंने सारी चीज़ों पर सभी के देशों के साथ हितों को कुछ ना कुछ मैंने बता रखा है। तो आप लोग इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है क्या, इस पर मैंने चर्चा कर रखा है। तो आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, चीज़ों को कवर कर सकते हैं। वहीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, और समय समय पर इस पर मैं चर्चा भी करूंगा। ऐसा नहीं कि इतना टॉपिक को डेली कवर करना बहुत टफ वर्क होता है। अब यही एक दिन का टॉपिक हो जाएगा। बहुत से इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, बहुत से कोचिंग क्या करते हैं, एक ही टॉपिक को बनाकर वीडियो बनाकर आप लोग से व्यूअरशिप ले लेते हैं। पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं केवल आपके उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहता हूँ जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो, जहां पर ये सब सारी मुद्दों की बात होगी। एक एक करके तो मैं अलग से करवा दूंगा, पर यह टॉपिक जब तक समग्र आप नहीं सीखिएगा, यहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी जिसके आधार पर आपको नंबर मिलेंगे, वो लिखना इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, ये निश्चिंत रहिएगा। तो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका एक संवाद भागीदार के तौर पर भी भारत को मानता है। ये सब फैक्ट याद रखें। वर्ष 2021 में अमेरिका क्या था, भारत का मुख्यालय वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी शामिल हो जाता है। वहीं 2022 में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में भी शामिल हो गया। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा कि अपडेट है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देता है एक दूसरे के साथ। अगर हम बात करें रक्षा संबंध में तो ध्यान रखिएगा, रक्षा संबंध में हम 2016, 18, 20 की बात कर ले तो जो एग्रीमेंट है लामुआ कामकसा और BECA, इस पर भारत कहीं ना कहीं समर्थन करता है, हस्ताक्षर करता है, जो अमेरिका के साथ करता है। 4 मूलभूत समझौते हैं जिसमें से आपको 3 पर आपको महत्वपूर्ण याद रखना। वही जगह सैन्य सूचना समझौता पर समान सुरक्षा पर बहुत समय पहले हस्ताक्षर किए थे। इसके विस्तार में औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध आपको 2019 में हस्ताक्षर किए। मध्य पूर्व में एक एशिया समूह है जिसे I2U2 कहते हैं, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, एक नया क्वाड कहा जा रहा है। तो इस पर प्रश्न भी आप लोगों को BPSC में पूछा है। अगर आप लोग PYQ को देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न भी पूछा है। तो अमेरिकी हित इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतीय हित इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको इस सारे कॉन्सेप्ट को डेवलप करने होंगे, लिखने होंगे कि किसके साथ किसके संबंध स्थापित हो रहा है। अगर हम बात करें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में तो मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बताया था, नासा इसरो ने मिलकर निसार कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, जो भारत और नासा के बीच, भारत का इसरो और नासा के बीच अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को डेवलप करेगा, अंतरिक्ष ज्ञान को डेवलप करेगा। वहीं जून 2023 में याद रखें इसरो ने बाह्य अंतरिक्ष के लिए आपको संसाधीय अन्वेषण भाग लेने के लिए नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस पर मैंने आप लोग को याद है MCQ भी कराया था। तो ये सब कॉन्सेप्ट को याद करके रखना है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अमेरिका के साथ क्या कर रहा है, या
भारत किस प्रकार के रूपरेखा तय करना चाहता है, ये सब याद रखें। फिर ICET, AI, क्वांटम, टेलीकॉम, अंतरिक्ष, बायोटेक, सेमीकंडक्टर, रक्षा जैसे प्रमुख प्रौद्योगिकियों के लिए डोमेन सहयोग देता है। वहीं नवाचार को बढ़ावा देंगे अमेरिका और भारत क्या करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सहकारों के एक संयुक्त पहल को डेवलप करा जो जनवरी 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ये सब फैक्ट याद रखना। इसके अतिरिक्त मेंस का क्वेश्चन आपको देख के जाना। जैसे पेंटागन ने हालिया घोषणा में अमेरिका रक्षा संबंध मजबूत है, पेंटागन के घोषणा हुआ है, उसमें अमेरिका रक्षा संबंध मजबूत हुए के, थोड़ा एक हटा दीजिए के महत्वपूर्ण पक्षों को रेखांकित किया है, यह बातें बोल रहा। इस संबंध में हुई प्रगति पर चर्चा की है। देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें महत्वपूर्ण पक्षों को रेखांकित किया है इस पेंटागन ने, कि अमेरिकी के जो रक्षा संबंध है उसमें कुछ पॉइंट है जिसके आधार पर पक्ष मजबूत हुए, तो उनको रेखांकित करिए, उसके बारे में कुछ शब्द लिखिए, इस संबंध में हुई प्रगति की चर्चा कीजिए। क्लियर है? 250 शब्दों में क्रक्स लिख लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में, जिस प्रकार के एग्जाम में यूपीएससी में आपके हो, तो वहाँ पर उस उत्तर का एनालिसिस, उस की पॉइंट का आप यूज कर सकते हैं। बीपीएससी में हो लंबे शब्दों में, तो वहाँ भी आप इसका यूज कर। एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, आरएस, किसी भी एग्जाम में आप बैठते हो, आपके पास क्रक्स होगा, की नोट्स होगा क्वेश्चंस का, तो ध्यान रखिएगा, तो आपके उत्तर उसी अनुपात में वृहद हो जाएंगे या शॉर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो आप इसका उत्तर लिख के भेजिएगा। फिर कल हम लोग मिलते हैं नए न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।